नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 6 सिर वाला रावण पार्ट 3। रविवार 12 मार्च, काठमांडू। देवाल की कोठी पर वैसी भरपूर चहल पहल थी जैसी कि विवाह वाले घर में सदा अपेक्षित होती थी। पोखरा से आई बारात भी क्योंकि देवाल की कोठी पर ही ठहरी हुई थी, इसलिए हंसी ठट्टे का माहौल गर्म था। अट्टासों के साथ वातावरण में शहनाइयों की स्वर लहरियां गूंज रही थी। हर कोई मसरूफ था, किसी को दम लेने की फुर्सत नहीं थी। ऐसे में देवाल अपनी पत्नी के पास पहुंचा। लड़की कहाँ है? वो बोला। कोठी में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। गई है जरा। शादी के वक्त पहनने के लिए साड़ी छांटने में मसरूफ महामाया बोली। गई है? कहाँ गई है? ब्यूटी सैलून, मेकअप कराने। अकेली? नहीं, 2 गार्ड साथ में हैं। ओह, कब गई? 4 बजे। 5 तो बज गए, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे, वधू का श्रृंगार कहीं चुटकियों में होता है। ओह, और फिर आने जाने में भी तो वक्त लगता है। ये साड़ियाँ देखो, रात को ये लाल वाली पहनूं या ये जामुनी? देवाल ने एक साड़ी की तरफ इशारा कर दिया। उसने ये तक ना देखा कि जिस साड़ी की तरफ उसने उंगली उठाई थी वो जामुनी थी या लाल। अगला 1 घंटा देवाल ने भारी सस्पेंस में गुजारा। उसका दिल बार बार गवाही दे रहा था कि सुकन्या को शादी वाले रोज यूं घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। बार बार उसका ख्याल अपने दुखते जबड़े की ओर जाता था और उसके जहन में उन आदमियों की सूरतें उभरने लगती थी जो कि गणपति बप्पा वाले अकाउंट के पीछे पड़े हुए थे। आधा घंटा और गुजरा, सुकन्या न लौटी। वो फिर अपनी बीवी के पास पहुंचा। लड़की नहीं आई? वो बोला। आ जाएगी, महामाया बोली। क्यों खामखा फिक्र करते हो? 2.5 घंटे हो गए। तो क्या हुआ, घंटों लगते हैं ब्राइडल मेकअप में। कौन सी ब्यूटी पार्लर में गई है वो? अन्नपूर्णा के ब्यूटी पार्लर में। देवाल ने डायरेक्टरी में होटल अन्नपूर्णा का नंबर तलाश किया और उस पर कॉल लगाई। पुट मी टू ब्यूटी पार्लर प्लीज, वो फ़ोन में बोला। तत्काल कॉल ब्यूटी पार्लर में ट्रांसफ़र हुई। मैं मारुति देवाल बोल रहा हूँ, वो बोला। मेरी लड़की सुकन्या देवाल वहाँ आने वाली थी। मैडम आई थी सर, ठीक 4:15 बजे पहुँच गई थी। उस जवाब से देवाल ने बड़ी राहत महसूस की। वो अभी भी वहाँ है? उसने पूछा। जी नहीं, वो तो चली गई। अच्छा, कब गई? वो तो 6 से पहले ही चली गई थी। देवाल ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। जो तनिक राहत उसने महसूस की थी वो उड़नछू हो गई। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 6:40, यानी कि पौने घंटे से भी ज़्यादा हो गया था सुकन्या को घर के लिए रवाना हुए, जबकि घर से अन्नपूर्णा का सफ़र मुश्किल से 15 मिनट का था। देवा देवा, खैरियत हो। उसके जहन में बार बार उस शख्स की शक्ल घूम रही थी जिसने अपना नाम गजरे बताया था और जो सूरज से ही कोई राक्षस लगता था। संभ्रांत तो उससे पहले आया वो शख्स भी नहीं लगता था जो कि खुद को कालिया का भाई बताता था, लेकिन वो सूरज से गजरे जैसा खूंखार नहीं लगता था। तभी एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। देवाल ने चिहुक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर धीरे से फ़ोन उठाया। हेलो, वो बोला। हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आवाज़ आई। श्रीमंत देवाल से बात कराइए। पुलिस स्टेशन? देवाल की सांस सूखने लगी। पुलिस स्टेशन? मैं देवाल बोल रहा हूँ, वो हिम्मत करके बोला। क्या बात है? बुरी खबर है श्रीमंत, आपकी बेटी। क्या हुआ उसे? खैरियत से तो है? जिंदा नहीं है, एक एक्सीडेंट में। देवाल के हाथ से रिसीवर छूट गया। शाम 6:30 बजे का वक्त था जबकि महादेवा दौड़ता हुआ विमल के पास पहुंचा। क्या हुआ? विमल हड़बड़ाया सा बोला। भयानक खबर है, महादेवा बोला। क्या? वो सुकन्या, देवाल की बेटी जिसकी आज शादी थी, खत्म। अरे कैसे? क्या हुआ? सुना है ब्राइडल मेकअप कराने होटल अन्नपूर्णा के ब्यूटी पार्लर में गई थी। अकेली? नहीं, साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। हुआ क्या? लौटती बार कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। दोनों गार्ड और सुकन्या ठोर मारे गए। ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। तौबा तौबा, एक्सीडेंट हो गया या कराया गया? अभी तो हो गया ही लगता है। ट्रक का ड्राइवर पकड़ाई में आ गया तो कोई नई कहानी सामने आ सकती है। कल गजरे कहता था कि वो देवाल की बेटी पर हाथ डालने की कोई जुगत भिड़ाना चाहता था। ये उसी की किसी जुगत का अंजाम तो नहीं? ये उसका काम होता तो उसने ऐसा कुछ किया होता कि लड़की जिंदा उसके हाथ आती। उसने कोशिश ये ही की होगी, लेकिन इत्तेफाक से एक्सीडेंट यूं स्टेज हो गया होगा कि सिक्योरिटी गार्डों के साथ वो लड़की भी मारी गई थी।
महादेवा खामोश रहा। जरा उसे फोन लगाओ, उसी से पूछते हैं उसने क्या किया है। महादेवा ने सहमति में सिर हिलाते हुए सोल्टी का नंबर डायल किया। गजरे लाइन पर आया तो उसने रिसीवर विमल को थमा दिया। मैं उमर अजीज, विमल बोला। बोलो मियाँ, गजरे की आवाज़ आई। कैसे फ़ोन किया? लड़की को ठिकाने ही लगा दिया। कौन सी लड़की को? देवाल की बेटी को। क्या हुआ उसे? तुम्हें नहीं मालूम? अरे कुछ बताओगे तो मालूम होगा ना। यानी कि रिपोर्ट मिली नहीं अभी? वो ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर अभी पहुंचा नहीं वापस तुम्हारे पास? अरे क्यों पहेलियाँ बुझा रहा है? क्यों मुझे हलकान कर रहा है? जो कहना चाहता है साफ साफ क्यों नहीं कहता? विमल ने कहा। ओह, गजरे बोला। तो तू समझ रहा है कि ये एक्सीडेंट मैंने कराया है? क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल गलत समझ रहा है। अरे मियाँ, लड़की जिंदा हाथ आती तो मेरे किसी काम की थी, मुर्दा मेरे किस काम की? जुगाड़ तो जिंदा ही हाथ आने का किया होगा। बस यूं समझो कि तुम्हारा ड्राइवर जोश खा गया, यूं एक्सीडेंट को अंजाम न दे सका कि आगे बैठे सिक्योरिटी वाले ही मरे, पीछे बैठी लड़की ना मरे। बकता रह, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो ये तुम्हारा काम नहीं? नहीं, एक बार नहीं, 100 बार नहीं। मेरे को क्या सपना आना था कि शादी की घड़ी आने से पहले लड़की ने ब्राइडल मेकअप कराने के लिए घर से निकलना था? आई सी। वैसे सच बोल रहा है ना कि लड़की खल्लास है? हाँ, तो फिर अब बाप के अगवा का प्रोग्राम पक्का समझ। अब तू वो इंतज़ाम कर ले जिसके तहत तू कहता था कि उसके गायब होने की खबर पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आज ही करता हूँ। शोक संतप्त देवाल दंपति शादी के कई मेहमानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कार का ऐसा हाल हुआ था कि उसमें मौजूद किसी का जीवित बच पाना नामुमकिन था। बकौल पुलिस, कार 3/4 ट्रक के नीचे घुस गई थी। देवाल को दुर्घटनाग्रस्त कार देखकर एक ही बात सूझ रही थी कि वो उस शख्स की तीसरी वार्निंग थी जिसे वो 2 बार मां की गाली से नवाज चुका था। अलबत्ता उसे हैरानी थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद उसके पास उस शख्स का फोन नहीं आया था। उसे सुकन्या की लाश दिखाई गई। दुल्हन के लिबास में उसने अपनी बेटी का चेहरा चांद की तरह चमकता पाया। उसके चेहरे पर, जिस्म पर कहीं भी एक्सीडेंट की चुगली करता चोट का कोई निशान नहीं था। वो तो मृत भी नहीं मालूम होती थी। ऐसा लगता था जैसे कि नींद के हवाले हो। उसने हैरानी से पुलिस अधिकारी की ओर देखा। हम खुद हैरान हैं, जवाब मिला। आगे बैठे सिक्योरिटी वालों के तो ऐसे बुरे हाल है कि लाश पहचानना मुहाल है। लगता है दहशत में प्राण निकल गए इसके। कैसे? वो बड़ी कठिनाई से पूछ पाया। कैसे हुआ? चश्मदीद गवाहों का कहना है कि गलती सरासर ट्रक वाले की थी। उसी से ट्रक संभला नहीं था और उसने उसे हेड ऑन पूरी रफ्तार से अपनी तरफ आती कार में दे मारा था। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वो ट्रक छोड़ के भाग गया। उसके नशे में होने की भी पूरी संभावना है। अपनी नशे की हालत को छुपाने के लिए भी वो ट्रक छोड़कर भागा हो सकता है। बहरहाल उसका पकड़ा जाना महज वक्त की बात है। जानकर खुशी हुई, यानी कि उसके पकड़े जाते ही मेरी बेटी उठकर बैठ जाएगी और मैं एक्सीडेंट से आए इस विघ्न को नज़रअंदाज करके उसकी शादी कर सकूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिसिया हक पकाया। तो फिर मुझे ट्रक ड्राइवर के पकड़े जाने की क्या खुशी होगी और ना पकड़े जाने का क्या रंज होगा? पुलिसिया को जवाब न सूझा। कुछ क्षण खामोशी रही। श्रीमंत, आखिरकार पुलिसिया बोला, शिनाख्त के लिए सवाल ज़रूरी हैं। ये आपकी बेटी है? हाँ, देवाल बोला, और मैं इसका बदनसीब बाप हूँ जिसने कि आज इसका कन्यादान करना था। मैं अपनी बेटी के साथ मर जाने का तमन्नाई हूँ। आप ऐसा कोई इंतज़ाम कर सकते हैं मिस्टर पुलिस ऑफिसर? आप हौसला रखिए श्रीमंत, हौसला रखिए, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। हौसला रखने के अलावा और क्या चारा था? देवाल पूछना चाहता था कि क्या वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया हो सकता था? क्या एक्सीडेंट की ओट में उसकी बेटी का कत्ल किया गया हो सकता था? लेकिन सवाल उसकी जुबान पर न आया। वो खामोशी से पुलिस कार्यवाही मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा ताकि वधू का श्रृंगार कराने घर से निकाली अपनी बेटी को वो वापस घर ले जा पाता। मुझे तुम्हारी एक तस्वीर की ज़रूरत है। इसाबेल ने सक पकाकर विमल की तरफ देखा। तस्वीर? वो बोली। कैसी तस्वीर? न्यूड। पागल हुए हो? तो फिर 3/4 न्यूड, सेमी न्यूड? क्या करोगे? वही कुछ करूँगा जो करता आ रहा हूँ। तुमसे कुछ छुपा है? उसे देवाल के खिलाफ इस्तेमाल करोगे?
हाँ, तुम मुझे मरवाओगे। तुम्हारा बाल भी माँ का नहीं होगा। क्या आदमी हो तुम? क्यों, क्या हुआ? सींग निकल आए एकाएक मेरे सिर पर। मेरा वो मतलब नहीं था। तो इधर आओ। विमल उसके करीब पहुंचा। इसाबेल तन कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाकर एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और बोली, कैसी लगती हूँ मैं तुम्हें? दाता, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, दिल फरेब, वाह वाह, बेजा बेजा, वगैरह वगैरह। लेकिन वो किस्सा फिर कभी। काम के वक्त काम, तफरी के वक्त तफरी। ओके? अब कौन सा वक्त है? काम का। तफरी का वक्त कब आएगा? काम के बाद। काम कब खत्म होगा? कभी नहीं। उसका चेहरा सुर्ख हो उठा। उसने हाथ नीचे गिरा दिए और धधकती आंखों से विमल की ओर देखती हुई बोली, गो टू हेल। जरूर, विमल मुस्कुराया, लेकिन पहले तस्वीर। भुन भुनाती ही वो ड्रेसिंग टेबल के करीब पहुंची। उसका एक दराज खोलकर उसने उसमें से 5 गुना 7 इंच की एक तस्वीर निकालकर विमल को दी। दी क्या? मुंह पर मारी। विमल ने तस्वीर का मुआयना किया। तस्वीर किसी लग्जरी होटल के स्विमिंग पूल के किनारे खींची गई मालूम होती थी। उसमें इसाबेल एक न होने जैसा बिकनी स्विम सूट पहनी थी और बहुत ही लुभावनी लग रही थी। चलेगी, विमल बोला। इसाबेल ने मुंह बिचकाया। अब उसकी पीठ पर अपनी हैंडराइटिंग में ये तहरीर लिखो। तस्वीर के साथ विमल ने उसे एक कागज भी थमाया जिस पर लिखा था, डियर मिसेस देवाल, मुझे आपकी बेटी की मौत का सख्त अफसोस है और ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि जवान बेटी की मौत के गम में आपके पति की हालत ऐसी बन गई है कि मुझे अंदेशा है कि बेटी के साथ साथ कहीं वो भी परलोक न सिधार जाए। औरत के सिर से उसके मर्द का साया उठ जाए, इससे ज़्यादा बदकिस्मती उसकी और कोई नहीं हो सकती। ऐसा न हो, इसके लिए मैं वो कदम उठाने जा रही हूँ जो कि मौजूदा हालात में आप उठा सके। ऐसा मुमकिन नहीं। जो ट्रेजेडी हुई उससे मिस्टर देवाल की तवज्जो हटाने के लिए मैं उन्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ। बेटी की चिता की राख भी न ठंडी हुई हो और पिता किसी नामालूम जगह के लिए कूच कर जाए, ये बात जायज़ नहीं लेकिन ज़रूरी है, वरना आप एक और चिता के सिरहाने बैठी विलाप कर रही होंगी। मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि 1 हफ्ते या बड़ी हद दिन में आपके पति सही सलामत घर वापस लौट आएंगे। भवदिया इसाबेल। ये इसाबेल सकपकाई, ये तुम उसकी बीवी को भेजोगे? जाहिर है, विमल सहज भाव से बोला। वो सीधी पुलिस के पास जाएगी। उसकी मजाल नहीं हो सकती, उल्टे उसकी भरपूर कोशिश होगी कि इस तस्वीर नुमा चिट्ठी की किसी को भनक तक न लगे। कौन औरत अपनी जुबानी ये कबूल करना चाहेगी कि उसके पति के किसी कॉल गर्ल से गहरे ताल्लुकात थे? तुम ये चिट्ठी उसे भेजना क्यों चाहते हो? ताकि कुछ दिन के लिए उसका पति उसकी नज़रों से दूर हो जाए तो वो हाय तौबा न मचाने लगे। देवाल गायब क्यों होगा? उसी वजह से जिस वजह से अब तक के बाकी काम हुए हैं। तुम उसके अगवा की फिराक में हो? मैं नहीं, कोई और, लेकिन ख्याल ऐसा ही है कुछ कुछ। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। कहाँ बहुत खतरनाक होता तो क्या अभी तक तुम्हारी चबर चबर सुन रहा होता? इसाबेल हड़बड़ाकर चुप हो गई। फिर उसने एक बॉल पेन संभाला और तस्वीर के पीछे उस तहरीर को उतारना शुरू कर दिया। बेवकूफ़, गधा, गजरे इंदौरी पर बरस रहा था। इतना अहम काम बिगाड़ कर आ गया। अपुन का कोई गलती नहीं था बाप, इंदौरी ने फरियाद की। अपुन तो ऐन चौकस काम किया था। लड़की को तो खरोच तक नहीं आई थी, पर उसका दिल कमजोर रहा होएगा, एक्सीडेंट की दहशत में बैठ गया। ऐसा कहीं होता है? ऐसी छुआ बाप, बेशक मालूम कर लेना। अब आगे क्या करेगा? जो हुक्म होगा। कल बाप के पीछे लग। कल शमशान घाट पर उसकी हाजिरी निश्चित है। वो वहाँ से घर न लौटने पाए। समझ गया? समझ गया बाप, भाग जा। रात के 10 बजे देवाल सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर एक बेंच पर बैठा पोस्टमार्टम के बाद अपनी बेटी की लाश के रिलीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि इंस्पेक्टर भंडारी बेंच पर उसके पहलू में आन बैठा। देवाल ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। भंडारी, वो उसका अभिवादन करता हुआ बोला। इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच। देवाल की भवें उठी। मुझे आपकी बेटी की मौत की अफसोस है। देवाल का सिर हौले से सहमति में हिला। श्रीमंत, मैं जानता हूँ कि ना तो ये मुनासिब जगह है और ना मुनासिब वक्त है, लेकिन फिर भी मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इजाज़त देंगे। पूछो।
देवाल आह भरकर बोला, क्या पूछना चाहते हो? क्या आपकी बेटी का कत्ल हुआ हो सकता है? ये मेरे से पूछ रहे हो? देवाल का स्वर एकाएक तीखा हो उठा। जो सवाल मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए वो तुम मेरे से पूछ रहे हो। मेरा मतलब है, इस बाबत आपका निजी ख्याल क्या है? मेरा कोई निजी ख्याल नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी बहुत भली थी, बहुत नेक थी और इस दुनिया में उसका कोई दुश्मन नहीं था। और आपका क्या मतलब? बाप की दुश्मनी औलाद से भी तो निकाली जा सकती है। देवाल ने उत्तर न दिया। जवाब दीजिए श्रीमंत, क्या आपको कभी कोई ऐसी धमकी मिली है कि आप फलां काम नहीं करेंगे तो आपकी बेटी को कत्ल कर दिया जाएगा? नहीं। दो टूक ये बात भले ही न रही हो, लेकिन ऐसा कुछ आपको कहा गया हो कि आपको जान या माल का या दोनों का नुकसान पहुंचाया जा सकता था। कौन कहेगा ऐसा मेरे को? ये तो आप बताइए। आपकी किसी से हालिया अदावत हो, आपने किसी का कोई काम करने से इनकार किया हो, किसी की जायज़ या नाजायज़ कोई मांग कबूल न की हो? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। पता तो आपको सब है श्रीमंत, लेकिन मिस्टर भंडारी। यस सर, प्लीज़ गो। जी, मैं अपनी बेटी की मौत से गमज़दा हूँ। मैं अपने गम में किसी को शरीक नहीं देखना चाहता। ठीक है, भंडारी उठता हुआ बोला, मैं आपसे फिर मिलूँगा। देवाल खामोश रहा। सोमवार 13 मार्च काठमांडू, 10 बजे प्रातः। सुकन्या देवाल की चिता तैयार थी। हद प्राण के आखिरी दर्शन कर ले, आचार्य बोला। महामाया ने अपनी इकलौती बेटी की सूरत पर निगाह डाली तो वो दहाड़ मारकर रोई और चिता की तरफ लपकी। देवाल ने उसे पकड़कर वापस घसीट लिया। बेटी, बेटी! फिर वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। तत्काल 2 महिलाओं ने उसे संभाला। इसे घर पहुंचा दो, देवाल अपने एक परिचित से बोला। लेकिन अंतिम संस्कार? सब हो जाएगा। ये यहाँ रही तो मुझे 2 चिताओं को अग्नि देनी पड़ जाएगी। ओ नो, जो कहा है करो। ठीक है। महामाया की गैर हाजिरी में चिता प्रज्वलित हुई। काले शीशों वाली एक स्टेशन वैगन शमशान घाट की पार्किंग में पहुंची। गाड़ी में डोंगरे के साथ 4 प्यादे थे। डोंगरे गाड़ी से बाहर निकला। एक तरफ कई ड्राइवर खड़े बतिया रहे थे। डोंगरे उनके समीप पहुंचा और बोला, देवाल साहब का ड्राइवर कौन है? एक ड्राइवर सामने आया। वो सफ़ेद वर्दी और उसी रंग की पीक कैप पहने था। क्या नाम है तुम्हारा? डोंगरे अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। मन बहादुर साहब, ड्राइवर बोला। देवाल साहब का हुक्म है कि गाड़ी लेकर कोठी पर जा। उनके कोई रिश्तेदार वहां पहुंचने वाले हैं। तूने उनको यहां लेकर आना है, समझ गया? हाँ साहब, जल्दी जा, हो सकता है वो पहुंच भी चुके हों। साहब को गाड़ी की ज़रूरत नहीं होगी साहब? होगी, लेकिन तब तक तू वापस लौट आएगा। ठीक है साहब। ड्राइवर मन बहादुर एक काले शीशों वाली टोयोटा पर सवार हुआ और वहां से रुखसत हो गया। 2 मिनट बाद एक एन वैसी ही टोयोटा ड्राइव करता इंदौरी वहां पहुंचा। कद काठ में वो मन बहादुर के बराबर था और वो भी सफ़ेद वर्दी और सफ़ेद पीक कैप पहने हुए था। उस कार के आगे पीछे जो नंबर प्लेट लगी हुई थी उन पर देवाल की कार का नंबर अंकित था। डोंगरे वापस स्टेशन वैगन में जा सवार हुआ। भीतर हाथ बांधे खड़ा देवाल उस हुजूम को विदा कर रहा था जो कि उसकी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आया था। सारे मेहमान विदा हो गए। मैं आपकी गाड़ी मंगवाता हूँ, कोई परिचित बोला। शून्य में झांकते देवाल ने सहमति में सिर हिलाया। वो परिचित पार्किंग के समीप पहुंचा और उच्च स्वर में बोला, देवाल साहब की गाड़ी लाओ। तत्काल इंदौरी ने गाड़ी को प्रवेश द्वार के सामने ला खड़ा किया। देवाल गाड़ी के करीब पहुंचा तो उस परिचित ने ही बड़े अदब से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। देवाल भीतर जा बैठा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। तत्काल इंदौरी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। काले शीशों वाली स्टेशन वैगन उसके पीछे लग गई। गाड़ी आगे एक कदरन सुनसान सड़क पर पहुंची तो इंदौरी ने एकाएक उसे रोक दिया। क्या हुआ? देवाल बोला। अभी नहीं हुआ, इंदौरी बोला, अभी होगा। क्या मतलब? ये मतलब। इंदौरी ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तान दी। ओह, देवाल भावहीन स्वर में बोला, उन्हीं में से एक हो? खामोश बैठने का है बाप। स्टेशन वैगन कार के पहलू में आकर रुकी। पलक झपकते देवाल को कार में से स्टेशन वैगन में ट्रांसफर कर दिया गया। स्टेशन वैगन फिर सड़क पर दौड़ चली। देवाल को उसी मोटर गैराज में ले जाया गया जिसमें कि बुधवार को किलेकर को नहीं ले जाया जा सका था। अगवा देवाल को छुपाकर रखने के लिए वो जगह महादेवा ने ही सुझाई थी।
चोरी की कारों के चक्कर में वहां पुलिस का फेरा लगता रहता था, लेकिन क्योंकि अभी एक ऐसा फेरा हाल ही में लगा था, इसलिए पुलिस के फटाफट फिर वहां पहुंच जाने का अंदेशा बहुत कम था। गैराज के पिछवाड़े में एक बहुत बड़ा यार्ड था, जहां पुराने टायरों का पहाड़ लगा हुआ था। उसी पहाड़ के नीचे एक 8 गुना 10 फुट का कमरा दफन था, जिसका प्रवेश द्वार सामने से कुछ टायर हटाए जाने पर ही नुमाया होता था। देवाल उस खड़ी उस कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने गजरे, महादेवा, डोंगरे, इंदौरी और शैलके खड़े थे। स्टेशन वेगन में देवाल की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, जो कि उसके उस कमरे में पहुंच जाने के बाद ही खोली गई थी। आंखें मिचमिचाते हुए देवाल ने अपने अपहरणकर्ताओं को देखा तो केवल एक ही सूरत वो पहचान पाया, गजरे की। मुझे तुम्हारी बेटी की मौत का अफसोस है, गजरे बोला। मेरा चश्मा, देवाल बोला। डोंगरे ने उसका चश्मा, जो कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधते वक्त उतारना पड़ा था, उसे थमा दिया। यहाँ तुम्हें इसलिए लाया गया है, गजरे बोला, ताकि तुम्हें उन बातों की तरफ कदरन ज़्यादा तवज्जो देने के लिए मजबूर किया जा सके जिन्हें तुम बैंक में ऐसे सुनते हो जैसे कान से मक्खी उड़ाई हो। देवाल खामोश रहा। इस वक्त तुम जहाँ हो वहाँ से तुम्हारी लाश भी बाहर ना निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा जीते जागते यहाँ से बाहर कदम रख पाना तुम्हारी अपनी मर्जी पर मुनहसर है। तुम बेवजह हमारी रकम पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हो। तुम बखूबी जानते हो कि वो रकम हमारी है, लेकिन अपनी टेक्निकल दांव पेंचों की ओट लेकर तुम उससे हमें महरूम रखना चाहते हो। मारुति देवाल, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम वो रकम हमें सौंपने को तैयार हो या नहीं। देवाल ने जोर की जमाही ली। ये तो हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, डोंगरे बोला। देवाल, गजरे कहर भरे स्वर में बोला, मैंने तेरे से एक सवाल पूछा है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, देवाल सहज भाव से बोला। ये ढिठाई भरा जवाब देने से पहले एक बात सोच ली होती। कौन सी? कि अभी तेरी बीवी सलामत है, अभी तेरा बैंक सलामत है। बैंक? बैंक का क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे जैसे 100 गुंडे बदमाश मिलकर बैंक नहीं लूट सकते। लूट नहीं सकते, लेकिन उसे तबाह कर सकते हैं, उसकी और साथ में तेरी भी नेक नामी को बट्टा लगा सकते हैं। हम ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि तेरे बैंक से तेरे क्लाइंट्स का मुकम्मल विश्वास उठ जाएगा। लोग बाग अपने अकाउंट बंद कराने लगेंगे, अपने लॉकर खाली करने लगेंगे। नतीजतन एक दिन ऐसा आएगा जबकि तू अपने विशाल बैंक की 4 दीवारी में अकेला बैठा सिर धुन रहा होगा। हम अपनी रकम तेरे से जबरन शायद नहीं छीन सकते, लेकिन तुझे बेकारोबार यकीनन कर सकते हैं। आसान काम क्यों नहीं करते हो? कौन सा आसान काम? मुझे खत्म कर दो, मेहरबानी होगी। तू नहीं सुधरेगा, अपनी जिद नहीं छोड़ेगा तो आखिरकार तो वो भी करना ही पड़ेगा। देवाल खामोश रहा। तो फिर क्या जवाब है तेरा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। गजरे खून का घूंट पी के रह गया। ये चिट्ठी आई है। महामाया ने सिर उठाकर भैरव की तरफ देखा, जो कि हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा थामे था। डाक से नहीं आई, भैरव बोला। कोई ऐसे ही लेटर बॉक्स में डाल गया मालूम होता है। महामाया ने चिट्ठी उसके हाथ से थाम ली और उसे विदा कर दिया। चिट्ठी पर उसका नाम लिखा हुआ था, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। वो कुछ क्षण उसे उलट पलट कर देखती रही, फिर उसने उसे खोला। भीतर से बिकनी पहने जिस युवती की तस्वीर बरामद हुई, महामाया ने उसे तत्काल पहचाना। वो निश्चय ही वही युवती थी जो कि अपने आप को उसके पति की पसंदीदा कॉल गर्ल बताती थी और जो गुरुवार को उसके सामने निसंकोच खड़ी हो गई थी। फिर उसकी तवज्जो पीछे लिखी उस इबारत की तरफ गई, जो कि उसको संबोधित करके लिखी गई एक चिट्ठी थी। जल्दी जल्दी उसने उस चिट्ठी को पढ़ा, फिर पढ़ा। वो सकते में आ गई। क्या उसका पति ऐसा कर सकता था? बेटी की चिता जलाकर बीवी को तन्हा छोड़कर एक कॉल गर्ल के साथ गम गलत करने रवाना हो सकता था? नहीं, जरूर कोई धोखा था। ये भी उस बेशर्म लड़की की कोई शैतानी चाल थी। उसने शमशान घाट फोन किया। मालूम हुआ सब लोग जा चुके थे। सुकन्या देवाल से संबंधित वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था। उसने बैंक फ़ोन किया। पति की सेक्रेटरी से मालूम हुआ कि शनिवार की बात से देवाल साहब के वहाँ कदम नहीं पड़े थे। उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, लेकिन कॉल लगते ही उसने फ़ोन काट दिया। इतनी जल्दी पुलिस को फ़ोन करना बेमानी था। कम से कम शाम तक
उसे अपने पति के लौटने का इंतजार जरूर करना चाहिए था। विमल और गजरे की दूसरी मीटिंग सोल्टी के नीम अंधेरे बार में हुई। तो तुम्हारा इरादा? विमल बोला। बैंक को तबाह करने का है? हाँ, गजरे बोला। बैंक की 6 मंजिली इमारत बहुत मजबूत बनी हुई है, उस पर तो एटम बम ही गिरे तो उसका कुछ बिगड़ सकता है। बैंक को वैसा तबाह करने का कि उसका नामो निशान ही मिट जाए, ना तो मेरा कोई इरादा है और ना मुझे ये खुशफहमी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तो वहाँ सिर्फ ऐसा तहलका मचाना चाहता हूँ जिससे बैंक बदनाम हो, लोगों का उस पर से विश्वास उठे और देवाल को ये एहसास हो कि हमारे साथ ढिठाई दिखाकर उसने घाटे का सौदा पकड़ा था। ऐसा तहलका भी कैसे मचेगा? भीतर से मचेगा। हमारा एक आदमी बैंक के भीतर होगा जो कि रात को हमारे बाकी आदमियों के लिए बैंक का बाहरी दरवाज़ा खोल देगा। कैसे खोल देगा? वो दरवाज़ा तो बाहर से बंद होगा। वो दरवाजे को बारूद से उड़ा देगा। जहाँ दरवाज़ा है, कल रात ठीक 12 बजे वहाँ एक विशाल छेद दिखाई दे रहा होगा। और वो भीतर क्यों कर होगा? बैंक बंद होने से पहले बैंक का फर्जी ग्राहक बनकर वो भीतर जाएगा और भीतर ही रह जाएगा। यानी कि बैंक बंद हो जाने के बाद भी हमारा आदमी भीतर ही होगा। वेरी गुड। दरवाज़ा उड़ाने लायक गोला बारूद वो साथ लेकर जाएगा। आई सी। भीतर वाले आदमी के दरवाज़ा उड़ाते ही हमारे 12 आदमी भीतर होंगे जो कि 2-2 की टीमों में बंटकर हर फ्लोर पर बारूद लगा देंगे। बारूद से वॉल्ट के दरवाजे नहीं खुलने वाले। मुझे मालूम है मेरे भाई, तू सुनता क्यों नहीं? अरे, वॉल्ट खोलना हमारे बस का होता तो क्या हम 100 करोड़ पर निगाह रखते? तो हम सारा बैंक ही ना साफ कर देते। नहीं, वॉल्ट का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन बैंक का, उसकी ज़रूरी रिकॉर्ड्स का हर फ्लोर पर बम लगाकर हम बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। 12 आदमी हैं तुम्हारे पास? नहीं है, कुछ आदमी तुम दिलवाओ। ये भी इस मीटिंग का मुद्दा है और यहाँ गोला बारूद का इंतज़ाम भी तुम्ही को करके देना होगा। मुझे? तुम्हारे उस जोड़ीदार महादेवा को, जो कि तुम्हारा ही कहना मानकर हमारा ये काम करेगा। वो लोकल आदमी है, उसके लिए बारूद मुहैया कराना और कुछ आदमी जुटाना, दोनों काम मामूली होंगे। मैं उससे बात करूँगा। करना, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं करनी है, उसे इस काम के लिए मनाना है। प्रोग्राम कब का है? कल का। यानी कि सब कुछ फटाफट करना होगा। हाँ, बैंक में अलार्म सिस्टम हो सकता है, लेकिन अलार्म सुनकर पुलिस वहां फौरन नहीं पहुंच सकती। पुलिस स्टेशन बैंक से बहुत दूर है। अलार्म के बजने के बाद पुलिस बहुत अफरा तफरी भी मचाएगी तो कम से कम 7-8 मिनट में वहां पहुंच पाएगी, जबकि हमारे आदमी तो तमाम हंगामों से 4-5 मिनट में ही फारिग हो चुके होंगे। सच पूछो तो अलार्म की वजह से ही 6 टीमों की हर मंजिल के लिए एक टीम की ज़रूरत है, वरना तो 2 ही आदमी इस काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी थे। 12 आदमी वहाँ से विदा कैसे होंगे? 6 कारों पर, 6 जुदा जुदा दिशाओं में, यानी कि 6 कारों, 6 ड्राइवरों का भी इंतज़ाम करना होगा। सिर्फ ड्राइवरों का, कारों का इंतज़ाम हम कर लेंगे। नेपाल में टूरिस्टों को किराए की कारों का कोई घाटा नहीं। ऐसी कारों के साथ ही ड्राइवर होते हैं। वो ड्राइवर हमें माफिक नहीं आने वाले। हम सेल्फ ड्राइवन किराए की कारें मुहैया करेंगे, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वारदात करने वालों की बड़ी व्यापक तलाश होगी, पड़ी होती रहे। कई जगह नाकेबंदी होगी। नाकेबंदी कोई जादू के जोर से नहीं हो जाएगी, ऐसे कामों में वक्त लगता है। जब तक नाकेबंदी होगी तब तक हमारे आदमी उसकी हद से बाहर होंगे। वो काठमांडू से बाहर होंगे, बल्कि नेपाल से बाहर होंगे। वो कैसे? इंडिया और नेपाल के बीच टिम्बर ट्रेल के नाम से जाना जाने वाला एक खुफिया रूट है, जिसे हर स्मगलर जानता है, लेकिन लगता है कि गजरे ने उसे घूरा। तू नहीं जानता? मैं? विमल तनिक हड़बड़ाया सा बोला। नेपाल में ऑपरेट नहीं करता। बहरहाल स्मगलरों में वो रूट इतना मकबूल है कि वो कहलाता ही स्मगलर रूट है। वो नारायणी की सोमेश्वर हिल्स से होकर गुजरता है और रक्सौल और भिकना थोरी के बीच बिहार में आकर निकलता है। यहाँ की पुलिस अभी काठमांडू की नाकेबंदी में ही मशगूल होगी कि हमारे आदमी टिम्बर ट्रेल के रास्ते इंडिया पहुँच भी चुके होंगे। गुड। ऊपर से ये भी हमारे फायदे की बात होगी कि वारदात की असली वजह यहाँ की पुलिस 7 जन्म नहीं सोच पाएगी। असली वजह या हमें मालूम होगी या देवाल को, जो कि तब भी हमारे कब्जे में होगा। पुलिस क्या सोचेगी? यही कि वारदात में किसी टेररिस्ट ग्रुप का हाथ था, जो कि नेपाल में फॉरेन बैंकिंग के खिलाफ था। बढ़िया वजह सोची खलीफा।
गजरे बड़ी शान से हंसा। इतने बड़े ऑपरेशन में हाथ डालने की जगह दीवार को ही तोड़ने की कोशिश की होती। वो नहीं टूटता। वो बहुत चालाक आदमी है। वो जानता है कि हम कुछ भी कर लें, उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हमारे पैसे और हमारे बीच में वो एक इकलौती कड़ी है। जो टूट गई तो पैसे के साथ हमारा नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। ओह, तुझे एक राज की बात बताऊं? बताओ। वो सोहल है ना, जो कि कंपनी की आंख में डंडा किए हुए है। वो जब बखिया साहब से भिड़ा था तो बखिया साहब ने उस तक पहुंचने के लिए उसके जोड़ीदार तुकाराम को अपना हथियार बनाया था। उन्होंने तुकाराम और उसके भाई देवाराम को पकड़ मंगवाया था और सोहल का पता जानने के लिए वो उन दोनों की मिजाज पुरसी का हुक्म देने ही वाले थे कि सोहल खुद अपनी मर्जी से चलकर वहां पहुंच गया था। ओह नो! अभी आगे सुनो कि उसने वहां पहुंचकर क्या दीदा दिलेरी दिखाई। उसने बखिया साहब को कहा कि उनकी फेमस लिटिल ब्लैक बुक, जो कि कंपनी के कफ परेड वाली स्वेगा इंटरनेशनल के वॉल्ट से चोरी चली गई थी, उसके पास थी और सबूत के तौर पर उसने डायरी का एक वर्का भी पेश किया, जिसकी कि बखिया साहब ने खुद तस्दीक की कि वो ओरिजिनल था। उसके बाद बखिया साहब उसकी भी मिजाज पुरसी का हुक्म देने ही वाले थे कि उसने फुर्ती से एक कैप्सूल अपने मुंह में डाल लिया और कहा था कि अगर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो वो घातक जहर से भरा वो कैप्सूल चबा जाएगा। नतीजतन तब बखिया साहब ने न सिर्फ तुका और उसके भाई को छोड़ दिया था, खुद वो भी शान से चलता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया था। ऐसा जानता है क्यों हुआ? क्योंकि बखिया साहब उसके साथ ही लिटिल ब्लैक बुक का पता खत्म हो जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एन यही हालत इस वक्त देवाल के मामले में मेरी है। मैं उसका खत्म हो जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो खत्म हो गया तो असली कोड भी उसी के साथ खत्म हो जाएंगे। देवाल सोहल जितना चालाक नहीं, वरना अगर वो वैसे मुझे आत्महत्या कर लेने की धमकी देने लगे जैसे कि कभी सोहल ने बखिया साहब को दी थी, तो मजबूरन मुझे उसे कहना पड़ेगा कि जा भाई, ठंडे ठंडे अपने घर जा। यानी कि उसके अगवा पर की गई इतनी मेहनत बेकार। हाँ, तभी तो ऐसी नौबत आने से पहले ही मैं उसके बैंक की तबाही का मंजर उसके सामने पेश करना चाहता हूँ। आई सी। तो फिर क्या कहता है तू? तेरा वो महादेवा करेगा हमारे लिए गोला बारूद का और आदमियों का इंतज़ाम? पूछना पड़ेगा। पूछना नहीं मियाँ, ये काम हर हाल में करवाना है। पूछना फिर भी पड़ेगा। आदमियों की बात नहीं है, लेकिन गोला बारूद का काम नाजुक है। क्या पता वो चाहते हुए भी तुम्हारा ये काम न कर सकता हो। ओह ठीक है, अब बोल, मुझे जवाब कब मिलेगा तेरा? कल लंच मेरे साथ करना, इसी जगह। ठीक है। मंगलवार 14 मार्च, काठमांडू। मेरे पति का अगवा हो गया है। इंस्पेक्टर भंडारी ने गौर से महामाया की तरफ देखा, जिसकी टेलीफोन कॉल पर की वो सुबह सवेरे वहां उसकी कोठी पर पहुंचा था। कब? वो बोला, कल सुबह शमशान घाट से, जहां की हमारी बेटी का अंतिम संस्कार। वो खामोश हो गई। वाकया कल का है। पुलिस को खबर आपने आज की? पहले मुझे उम्मीद थी कि वो लौट आएंगे। अब उम्मीद क्यों नहीं आपको? एक वजह तो वो चिट्ठी ही है जो कल मुझे मिली। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? महामाया ने उसे इसाबेल की अधनंगी तस्वीर की पीठ पर लिखी चिट्ठी दिखाई। भंडारी ने गौर से चिट्ठी का मुआयना किया और फिर बोला, इससे तो लगता है कि श्रीमंत देवाल अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं, इस तस्वीर वाली युवती के साथ। मुझे यकीन नहीं। मेरे पति बहुत भले आदमी हैं। अपनी बेटी की चिता की राख भी ठंडी पड़ने से पहले वो तफरीक किसी बाजारी औरत के साथ निकल पड़े हों, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये चिट्ठी इसलिए भेजी गई है ताकि मैं चिट्ठी की बात पर यकीन करके खामोश बैठूं। मैं ये सोचकर पति के गायब होने की बात अपनी जुबान पर न लाऊं कि इससे उनकी बदनामी होगी, जग हंसाई होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पुलिस के पास जाने से हतोत्साहित करने के लिए ही ये चिट्ठी मुझे भेजी गई है। ऐसी अश्लील तस्वीर की पीठ पर भी ये इसलिए लिखी गई है कि तस्वीर की वजह से ही मैं ऐसे किसी को दिखाने की हिम्मत न कर पाऊँ। आप जानती हैं ये तस्वीर वाली लड़की कौन है? नहीं, लेकिन ये एक बार यहाँ हमारी कोठी पर आ चुकी है। अच्छा? जी हाँ, पिछले गुरुवार दोपहर बाद ये यहाँ आई थी और बहुत वाही तबाही बक के गई थी। कहती थी वो कॉल गर्ल थी और मेरे पति उसके रेगुलर क्लाइंट थे। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति के चरित्र हनन की वो कोशिश भी
उन पर कोई दबाव बनाने के लिए ही थी। दबाव जिसमें वो नहीं आए तो उसका अगवा कर लिया गया। मैं तो ये तक कहने को तैयार हूँ कि मेरी बेटी भी सहज दुर्घटनावश नहीं मरी है, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। भंडारी ने हैरानी से महामाया की तरफ देखा। महामाया ने बेखौफ उससे निगाह मिलाई। ऐसे तो भंडारी चिंतित भाव से बोला, आप पर भी आँच आ सकती है और श्रीमंत देवाल के बैंक पर भी, उस पर भी। ये तो बड़ा गंभीर मसला है। मुझे खुशी है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। मुझे आपके लिए और श्रीमंत देवाल के बैंक के लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करना होगा और श्रीमंत देवाल की बड़ी व्यापक तलाश शुरू करवानी होगी। महामाया खामोश रही। हो सकता है कि आपके पति को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही हो। आपकी जानकारी में क्या आपके पति को ऐसी कोई धमकी मिली है? मेरी जानकारी में नहीं। वो अपने बिजनेस की बातें घर पर डिस्कस नहीं करते। आई सी। वो एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, अगर उनका अगवा किया गया है तो फिरौती की कोई डिमांड भी हो सकती है। क्या ऐसी कोई डिमांड आप तक पहुंची है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा जरूर। जब किसी धनवान व्यक्ति का अपहरण होता है तो अपहरणताओं का अगला कदम फिरौती की डिमांड ही होता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसी कोई डिमांड होती ही आपने उसकी खबर हमें करनी है। महामाया ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपकी सुरक्षा का तुरंत इंतजाम कर रहा हूँ। बैंक की दिन रात निगरानी के लिए भी मैं अपने आदमी तैनात करता हूँ और श्रीमंत देवाल की व्यापक तलाश शुरू करवाता हूँ। इस दौरान मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अकेली कहीं न जाएं और कोई भी असाधारण घटना घटित होती आपको दिखाई दे तो उसकी खबर पुलिस को करें। आप करेंगी ऐसा? हाँ ज़रूर, महामाया बोली। आपकी राय में कौन लोग मेरे पति के पीछे पड़े हो सकते हैं? पिछले हफ्ते से कुछ संदिग्ध किस्म के भारतीय मूल के लोगों के पांव काठमांडू में पड़ रहे हैं। उनमें से एक शख्स तो ऐसा है जो कि भारत का अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है। मेरे ख्याल से वो ही लोग देवाल साहब के पीछे पड़े हो सकते हैं। कमाल है, यहाँ अगवा और फिरौती की वारदात करने के लिए लोग भारत से आएंगे। वहाँ क्या मेरे पति जैसे संपन्न लोगों का तोड़ा होगा? आप ठीक कह रही हैं, बात फिरौती से ज़्यादा गंभीर हो सकती है। बहरहाल केस की तह तक पहुँचने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये तस्वीर, उसने इसाबेल की तस्वीर फिर अपने हाथ में ली। मैं अपने पास रखना चाहूँगा। आपको कोई ऐतराज? जी नहीं, बेशक रखिए, लेकिन पीछे लिखी चिट्ठी हर किसी को न दिखाइएगा। मेरे पति की बदनामी होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। लंच पर विमल की गजरे से पूर्व निर्धारित मुलाकात हुई। गोला बारूद का इंतज़ाम हो गया है, वो बोला। बढ़िया, गजरे बोला। मैंने गोला बारूद के इंतज़ाम का काम नाजुक और आदमियों का इंतज़ाम आसान समझा था, लेकिन असल में ऐन उलट हुआ है। क्या मतलब? खलीफा, आदमियों का इंतज़ाम नहीं हो सका है। महादेवा लोकल आदमियों में से किसी को इस जान जोखम के काम के लिए तैयार नहीं कर सका है। तुम कहोगी कि कोई जान जोखम नहीं है, लेकिन जिन आदमियों तक महादेवा की पहुंच है उन्हें वो इस बात का विश्वास नहीं दिला सका है। कोई वांदा नहीं। यानी कि जितने आदमी उपलब्ध हैं उन्हीं से काम चला लोगे? नहीं तो मैंने मुंबई से 10 प्यादे और बुलाए हैं। शाम 4 बजे वो यहाँ पहुँच जाएंगे। विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गजरे बड़ी शान से मुस्कुराया। यानी कि, विमल बोला, तुम्हें पहले से ही अंदेशा था कि महादेवा आदमियों का इंतज़ाम नहीं कर पाएगा? यही समझ लो, गजरे बोला। गोला बारूद का अंदेशा तो उसका भी था, लेकिन जैसे मैं टेलीफोन करके आदमी यहाँ बुला सका, वैसे गोला बारूद तो नहीं मंगाया जा सकता था ना? गोला बारूद प्लेन से नहीं आ सकता, सड़क के रास्ते नहीं आ सकता, सिर्फ टिम्बर ट्रेल से आ सकता है। लेकिन वो वक्त खाऊ काम है। तुम्हारा महादेवा कुछ न कर पाता तो जाहिर है कि मुझे वो रास्ता अख्तियार करना पड़ता। तब फर्क सिर्फ ये पड़ता कि बैंक को हिट करने का प्रोग्राम कम से कम 2 दिन आगे सरक जाता। आई सी। अब है कहाँ गोला बारूद? तुम्हें कहाँ चाहिए और कब चाहिए? रात 9 बजे, उसी मोटर गैराज के बैकयार्ड में, जिसमें कि दीवार बंद है। ठीक है, लेकिन एक खेप अभी। वो किस लिए? मेरे उस आदमी के लिए जिसने बैंक बंद होने से पहले भीतर जाके छुपना है। ओह, मुझे महादेवा को फ़ोन करना होगा। कर लो। विमल उठकर फ़ोन करने चला गया। 4 बजे शानदार सूट पहने और हाथ में सूट जैसा ही शानदार ब्रीफकेस थामे शैल के ज्यूरिच स्टेट बैंक के सामने एक टैक्सी से उतरा और लॉबी में दाखिल हुआ।
ब्रीफकेस में आधी रात को बैंक का विशाल मुख्य द्वार उड़ाने के लिए दरकार गोला बारूद मौजूद था। डायरेक्टरी में बैंक की एंट्री में बैंक के तमाम उच्च अधिकारियों के नाम दर्ज थे। उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट की बाबत वो फ़ोन पर पहले ही तस्दीक करके वहां आया था कि वो बैंक में नहीं था। लिफ्ट पर सवार होकर वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। लिफ्टों के सामने ही एक रिसेप्शन डेस्क था जिसके पीछे 2 युवतियां मौजूद थीं। मिस्टर श्रोती प्लीज़, वो उनसे संबोधित हुआ। आपकी अपॉइंटमेंट है? हाँ है। श्रीमंत सोती तो इस वक्त बैंक में उपलब्ध नहीं है, वो एक ज़रूरी मीटिंग में गए हैं। कब लौटेंगे? आज तो नहीं लौटेंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। श्रीमंत, अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप श्रीमंत देवेश्वर से मिल सकते हैं जो कि श्रीमंत श्रोती की जगह उपलब्ध हैं। नहीं, मुझे मिस्टर श्रोती से ही मिलना है। मैं कल सुबह फिर आऊँगा। यू आर वेलकम सर। तभी एक लिफ्ट उस फ्लोर पर रुकी और उसमें से 3 आदमी निकलकर रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचे। दोनों युवतियां उनको अटेंड करने में मशगूल हो गई। शैल के लिफ्टों के सामने पहुंचा। उसने एक गुप्त निगाह रिसेप्शन की तरफ डाली और किसी को अपनी तरफ देखता ना पाकर वह चुपचाप लंबे गलियारे में आगे बढ़ गया। किसी की उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। गलियारे के दहाने पर मौजूद गार्ड ने क्योंकि उसे रिसेप्शन पर पेश होते और युवतियों से बतियाते देखा था, इसलिए उसने यही समझा कि उन्होंने ही उसे इधर भेजा था। गलियारे के मध्य में एक दरवाजे पर टॉयलेट लिखा था। शैल के उसे धकेल कर भीतर दाखिल हो गया। उसने पाया कि टॉयलेट 10 गुना 15 फुट के आकार का विशाल कमरा था जिसके एक कोने में एक और बंद दरवाजा था। उसने वो दरवाज़ा खोला तो पाया कि वो झाड़ू, पोछा, फिनाइल वगैरह जैसा सफाई का सामान रखने के लिए एक अलमारी से जरा बड़ा क्लोजेट था। शाम को सफाई का क्या काम? उसने सोचा। ये काम तो सुबह होने वाले होते हैं। वो चुपचाप क्लोजेट में सरक गया और उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। अब आधी रात होने का लंबा इंतज़ार उसने करना था। इंस्पेक्टर भंडारी ने इसाबेल की तस्वीर महकमे में कई लोगों को दिखाई। एक सब इंस्पेक्टर ने तस्वीर को फौरन पहचाना। ये कैथी पैसिफिक एयरलाइंस में काम करती है। वो बोला, मैं एक बार कमिश्नर साहब की सिंगापुर की टिकट लेने कैथी पैसिफिक के ऑफिस में गया था तो इसी लड़की ने मुझे अटेंड किया था। नाम? भंडारी बोला, नाम तो मुझे मालूम नहीं। कब गए थे? अभी पिछले ही महीने। ये अभी वहीं होगी? होनी तो चाहिए। भंडारी ने घड़ी देखी तो पाया कि 7 बजने को थे। अब तक वो ऑफिस बंद हो गया होगा। वो बोला, 8 बजे तक खुलता है। सब इंस्पेक्टर बोला, गुड। वो फौरन कांति पथ पहुंचा जहां की कैथी पैसिफिक एयरलाइंस का ऑफिस था। इसाबेल वहां मौजूद थी। भंडारी ने उसे अपना परिचय दिया और उससे अकेले में बात करने की इच्छा व्यक्त की। इसाबेल उसे एक खाली केबिन में ले आई। बोलिए। भीतर से आशंकित लेकिन प्रत्यक्षता पूरी दिलेरी के साथ वो बोली। जवाब में भंडारी ने उसके सामने उसकी तस्वीर रख दी। इसाबेल का दिल जोर से लरचा। वो सोहल का बच्चा तो कहता था कि देवाल की बीवी की पुलिस के पास जाने की मजाल नहीं हो सकती थी। सो वो बोली, ये आपकी तस्वीर है? जाहिर है। किसे दी थी ये तस्वीर आपने? किसी को नहीं। तो फिर ये तस्वीर किसी के पास क्यों कर पहुंच गई? मेरे पहुंचाए नहीं पहुंची। लेकिन जब आप कहती हैं कि ये तस्वीर आपने किसी को नहीं दी तो मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? मैंने ये तस्वीर ऐसे किसी शख्स को नहीं दी थी जिसके पास से कि ये आगे पुलिस के पास पहुंच जाती, लेकिन किसी को तो दी थी। हाँ, किसे? अपने एक बॉयफ्रेंड को। कब? पिछले महीने। बॉयफ्रेंड का नाम पता बोलिए। नाम पते से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो इंग्लैंड में मेरे होम टाउन से था, बतौर टूरिस्ट यहाँ आया था। तब जब वो लौटने लगा था तो यादगार के तौर पर ये तस्वीर मैंने उसे दी थी। यूँ दी गई तस्वीर पर तो प्राप्तकर्ता का नाम दर्ज करके हस्ताक्षर किए जाते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। क्यों? कोई खास वजह नहीं। जिस तस्वीर को बॉयफ्रेंड के साथ इंग्लैंड चला जाना चाहिए था वो अभी भी नेपाल में ही क्यों है? मुझे क्या पता क्यों है। उसने लापरवाही में कहीं फेंक दी होगी और ये किसी के हाथ लग गई होगी। किसके? मुझे क्या मालूम। तस्वीर पलटिए। झिझकते हुए उसने तस्वीर पलटी। जो लिखा है उसे पढ़िए। उसने पढ़ने का अभिनय किया। ये चिट्ठी आपने लिखी है? नो, नेवर। ये हस्तलेख आपका नहीं है? नहीं है। एक कागज कलम संभालिए और ये चिट्ठी अपने हस्तलेख में कागज पर उतारिए। क्यों? ताकि मैं ये तस्दीक कर सकूं
कि यह हस्तलेख आपका नहीं है। उसने ऐसी कोई कोशिश न की। पुलिस से असहयोग का अंजाम गंभीर हो सकता है मैडम। उसने बेचैनी से पहलू बदला। ये न भूलिए कि आपके हस्तलेख का नमूना आपके इस ऑफिस से भी हासिल किया जा सकता है। ये मेरा हस्तलेख नहीं है। तो फिर आपको नमूना? लेकिन मेरे हस्तलेख जैसा है। किसी ने बड़े चतुराई से मेरे हस्तलेख की नकल मार के ये टेक्स्ट तैयार की है। किसने? अब मैं क्या बोलूं? आप नहीं तो और कौन बोले? वो खामोश रही। आप मारुति देवाल को, उस शख्स को जिसका कि इस चिट्ठी में जिक्र है और जिसकी बीवी से ये चिट्ठी संबोधित है, जानती हैं? नहीं, मामूली सा परिचय भी नहीं। वो कभी यहाँ आए हो सकते हैं, कस्टमर के तौर पर। हाँ, इसे परिचय तो नहीं कहा जा सकता, जाहिर है। फिर भी आप श्रीमंत देवाल के घर गई और वहाँ बेशर्मी का ऐसा प्रदर्शन करके आई कि जैसा करने का कोई शरीफ लड़की ख्याल भी नहीं कर सकती। कौन कहता है? वही कहता है जिसके सामने आप निर्वस्त्र हुई, जिसको आपने ये चिट्ठी लिखी। ये सब झूठ है और मुझे खामखा खराब करने की कोई चाल है। आप कॉलगर्ल हैं। आपने अपनी जुबानी कबूल किया था कि श्रीमंत देवाल आपके रेगुलर क्लाइंट हैं। नो, श्रीमंत देवाल के अगवा में आपका हाथ है। अगवा? वो फुसफुसाई। मिस्टर देवाल का अगवा? हाँ, अगवा, जो कि कल सुबह 10:30 बजे के करीब शमशान घाट से हुआ। अगवा की जानती हैं कितनी लंबी सजा होती है हमारे मुल्क में। मेरा मिस्टर देवाल के अगवा से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो खबर भी नहीं कि उनका अगवा हो गया है। आप झूठ बोलती हैं। अगवा की वारदात को छुपाने के लिए तो ये चिट्ठी तैयार की गई थी और श्रीमती देवाल को भेजी गई थी। मैडम, आप अगवा की साजिश में शामिल हैं? नहीं, वो फट पड़ी। मैंने सिर्फ चिट्ठी लिखी थी। क्यों लिखी थी? मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया था? सोहल नाम है उसका। कौन है सोहल? आपके संपर्क में कैसे आया? इसाबेल को तीव्र झटका लगा। उसने अनुभव किया कि वो महादेवा का नाम नहीं ले सकती थी। उसका नाम लेने से किलेकर के कत्ल की कहानी खुल सकती थी और वो काइया पुलिस इंस्पेक्टर उससे ये भी कबूलवा सकता था कि किलेकर की लाश उसने उसकी कब्र में डाली थी। और वो फिर भी खामोश रही थी। उसको महादेवा का जिक्र न करने में ही अपनी भलाई दिखाई दी। जवाब दीजिए, भंडारी उसे घूरता हुआ बोला। वो मेरे एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन से मेरे पास आया था। कौन फ्रेंड? इम्तियाज हुसैन, बांग्लादेशी है, कभी कभार काठमांडू आता है। कब आया था? बुधवार को। क्या चाहता था? देवाल को धमकाकर अपना कोई काम निकलवाना चाहता था। कैसा काम? मुझे नहीं मालूम। कैसा काम? ऑनेस्ट, मुझे नहीं मालूम। आई स्वेयर बाय गॉड, मुझे नहीं मालूम। श्रीमंत देवाल के घर जाकर उनकी पत्नी के सामने उनकी मिट्टी पलीत करने के लिए और ये चिट्ठी लिखने के अलावा और क्या किया आपने सोहल के कहने पर? कुछ नहीं। आई स्वेयर, क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। लेकिन इतना तो आप जानती हैं और कबूल करती हैं कि सोहल ने श्रीमंत देवाल का अगवा किया है। नहीं। क्या? भंडारी आंखें निकालता हुआ बोला। आप कबूल नहीं करती कि सोहल ने मिस्टर देवाल का अगवा नहीं किया? बहुत दावे से कह रही हैं आप ऐसा। अगवा में किसी और का हाथ है। सोहल ने खुद ऐसा कहा था मेरे से। किसका? कोई नाम उसने नहीं लिया था। सिर्फ इसीलिए आप कह रही हैं कि सोहल ने अगवा नहीं किया क्योंकि उसने किसी और का नाम लिया था? नहीं, और भी वजह है। और क्या वजह है? अगवा का जो वक्त आप बता रहे हैं उससे पहले और बहुत बाद तक सोहल मेरे फ्लैट पर था। आपके फ्लैट पर किस लिए? वो वहीं रहता है। अच्छा, कब से? गुरुवार से। आपकी गैर हाजिरी में आपके फ्लैट में उसकी आवाजाही कैसे होती है? उसके पास फ्लैट की चाबी है जो कि आपने उसे दी है। हाँ, कमाल है, एक अजनबी आदमी को आपने अपने फ्लैट की चाबी दी इम्तियाज़ हुसैन की वजह से। और फिर वो शरीफ आदमी है। क्या कहने? वो खामोश रही। अगवा में उसका खुद का हिस्सा लेना ज़रूरी नहीं। हो सकता है अगवा उसके इशारे पर किन्हीं और लोगों ने किया हो। यूँ वो अगवा के वक्त आपके फ्लैट पर मौजूद रहा हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर मिस्टर देवाल का अगवा हुआ है तो उसमें सोहल का हाथ नहीं है। अगवा तो हुआ है। इस चिट्ठी से अगवा पर जो लीपा पोती की गई है वो अपने आप में सबूत है कि अगवा हुआ है।
फिर अगर अगवा नहीं हुआ तो कहाँ है श्रीमान देवाल? कल सुबह से आज शाम तक वो कहाँ और क्यों छुपे बैठे हैं? हैरानी की बात है, फिर ये सोहल पता नहीं कौन है। आप कहती हैं कि देवाल साहब को धमकाकर अपना कोई काम निकलवाना चाहता था। कैसा है वो देखने में? हुलिया बयान कीजिए उसका। इसाबेल ने किया। अपने फ्लैट का पता बोलिए। इसाबेल ने बोला। वो इस वक्त आपके फ्लैट पर मौजूद हो सकता है? हो सकता है। नहीं भी होगा तो लौट के तो वहीं आएगा, क्योंकि वो ठहरा ही वहाँ हुआ है। ठीक? हाँ। इस शख्स की गिरफ्तारी श्रीमान देवाल के अगवा पर से ही नहीं और भी कई रहस्यों पर से पर्दे उठा सकती है। नो? यस, मैं आपको हिरासत में ले रहा हूँ। क्या? इसाबेल जैसे आसमान से गिरी, ताकि इस सोहल को, जो कि आपका खास मेहमान बना बैठा है, आप खबरदार न कर सकें। लेकिन मिस इसाबेल, पुलिस से आपका सहयोग आपकी बहुत खताएं माफ़ करा सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर आनाकानी कीजिएगा। इसाबेल गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गई। अपनी दिवंगत बेटी और बीवी के ख्यालों में खोया मारुति देवाल आंखें बंद किए फोल्डिंग बेड पर पड़ा था, जबकि बाहर से टायर सरकाए जाने की आहट हुई। वो उठकर बैठ गया। कुछ क्षण बाद बाहर से ताला खोला जाने की आवाज़ आई। फिर किसी ने धकेलकर दरवाज़ा खोला। गजरे ने भीतर कदम रखा। उसके साथ डोंगरे और 2 प्यादे थे। डोंगरे ने दरवाजे को वापस भिड़काया और उसके साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। कैसे हो जनाब? गजरे करीब आकर अपने स्वर में भरसक मिठास घोलने की कोशिश करता बोला। देवाल ने उत्तर न दिया। इतने बड़े आदमी की ऐसी दुर्गत? शर्म की बात है। देवाल खामोश रहा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ कि तुम्हारी जिद तुम्हारा समूल नाश करके छोड़ेगी। तुम्हारे पास अब ये आखिरी मौका है अपने आप को प्रलय जैसी तबाही और बर्बादी से बचाने का। सुन रहे हो? हाँ, देवाल क्षीण स्वर में बोला। सुन रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। छुपाना तो क्या, मैं तो खास तौर से आया हूँ तुम्हें आइंदा वाक़यात से आगाह करने, ताकि अभी भी तुम बिगड़ी बात संवार सको। उसने घड़ी पर निगाह डाली। इस वक्त 8:45 बजे हैं। अब से ठीक 3.25 घंटे बाद तुम्हारे बैंक के परखच्चे उड़ जाएंगे। वहाँ की 6 की 6 मंजिलें एक साथ तबाह हो जाएंगी। सब कुछ राख का ढेर बन के रह जाएगा। तुम चाहो तो अभी भी इस बर्बादी को रोक सकते हो। देवाल ने वैसी कोई इच्छा व्यक्त न की। बैंक की बर्बादी से तुम्हारी जिद न टूटी तो कल हम तुम्हारी बीवी को उठवा लेंगे। उसके बाद उसके साथ क्या बीतेगी उसका जिक्र मैं अभी तुम्हारे सामने करूँगा तो तुम यहीं मर जाओगे। लेकिन इतना मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि वो बहुत बुरी मौत मरेगी, और उसके साथ ऐसी चिकनी खानदानी औरत के साथ जो कुछ होगा तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम्हारी बेटी खुशकिस्मत निकली, जिसका कि हमारे हाथों में पड़ने से पहले ही दिल बैठ गया। लेकिन तुम्हारी बीवी की ऐसी किस्मत नहीं खुलने वाली। क्या? देवाल बुत बना खामोश बैठा रहा। उसके बाद गजरे एकाएक कहर भरे स्वर में बोला, हम तेरी आलीशान कोठी फूंक देंगे और फिर आखिर में तेरी बारी आएगी। मेरे आदमी पगलाए कुत्तों की तरह तेरी हड्डी पोटी झंझोड़ेंगे। तो मौत की दुआ मांगेगा, लेकिन मौत तेरे करीब से गुजर जाएगी। आखिरकार तो मरेगा ही, लेकिन मरने से पहले जहन्नुम का नज़ारा जीते जी देख लेगा। और ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि तू इतना ढीठ है कि हमारा ही माल हमें लौटाना नहीं चाहता। देवाल, बेवकूफ़ न बन, अकल से काम ले। अभी भी मौका है बहुत कुछ बचा लेने का। बहादुरी अच्छी चीज़ होती है। बहादुर आदमी की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन बहादुरी का आत्मघाती इजहार मूर्खता होता है। इसलिए मूर्खता छोड़, हमारा माल हमारे हवाले कर और ठंडे ठंडे घर जा। बोल, क्या कहता है? देवाल की खामोशी न टूटी। देवाल, मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोल, क्या जवाब है तेरा? देवाल ने सिर उठाया। गजरे ने आशापूर्ण भाव से उसकी तरफ देखा। एक क्षण को दोनों की निगाहें मिली। देवाल ने जोर की जमाही ली। गजरे की आंखों में खून उतर आया। मुट्ठियां भींचे वो देवाल की ओर बढ़ा। तभी डोंगरे लपक कर उन दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। अभी नहीं बाप, वो विनयपूर्ण स्वर में बोला। अभी नहीं, अभी आधी रात का ड्रामा हो लेने दो। फरियाद करता है बाप। बहुत ही मुश्किल से गजरे ने अपने आप पर जब्त किया। फिर आंखों से देवाल पर भाले पर्चियां बरसाता और जमीन रौंदते वो वहां से रुखसत हुआ। ठीक 9 बजे एक बंद वैन मोटर गैराज के पिछवाड़े के नीम अंधेरे यार्ड में पहुंची और उसमें से विमल, महादेवा, शोहाब और बुद्धिमान बाहर निकले। विमल गजरे के पास पहुंचा।
वादे के मुताबिक, वो बोला। गोला बारूद है बड़े खलीफा। गजरे ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, वैन खोलो। शिवहरि ने वैन का पिछला दरवाजा खोला। भीतर फलों की पेटियां मौजूद थी। एक पेटी निकालो, गजरे बोला। बुद्धिमान ने एक पेटी निकालकर जमीन पर रखी और उसे खोला। भीतर बड़े करीने से पैक किए हुए 4 बम मौजूद थे। गजरे के संकेत पर डोंगरे ने आगे बढ़कर उनका मुआयना किया। चौकस है, वो बोला। बाकी माल भी चौकस कर, गजरे बोला। मैं अभी आता हूँ। डोंगरे की भवें उठी। अरे कहीं दूर नहीं जा रहा, गजरे बोला। इसी सड़क पर करीब ही एक बार है। मैं मियाँ के साथ वहीं हूँ। जब निपट जाओ तो बुला लेना। डोंगरे ने सहमति में सिर हिलाया। चल भाई, गजरे विमल की बांह थामता हुआ बोला। जरा गला तर करके आए। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने महादेवा को एक गुप्त संकेत किया और फिर गजरे के साथ हो लिया। करीबी बार उस घड़ी 3/4 भरा हुआ था। वो एक सेकंड क्लास बार था, जहां मनोरंजन का इकलौता साधन हॉल में काफ़ी ऊंचाई पर यूं लगा हुआ एक टेलीविज़न था कि हॉल के किसी भी कोने से उस पर निगाह डाली जा सकती थी। दोनों एक खाली कैबिन में आमने सामने जा बैठे। गजरे ने यह जानकर बड़ी राहत महसूस की कि वहाँ स्कॉच विस्की उपलब्ध थी। उन्होंने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया और चीयर्स बोला। गजरे ने एक ही घूंट में अपना गिलास खाली किया, तत्काल दूसरा ड्रिंक मंगाया और फिर जेब से सिगार निकालकर विमल को पेश किया। विमल के इनकार करने पर वो ही सिगार उसने खुद सुलगा लिया। जल्दी कैसे आ गए थे, विमल ने पूछा, उसी कुत्ते से एक बार फिर माथा पच्ची करने के लिए। गजरे मेंढक की तरह टरटराया, जो पता नहीं क्यों डरता ही नहीं अपने किसी अंजाम से। ज़्यादा दहशत भी कई बार लोगों को बेखतर बना देती है। सारा बखेड़ा उस एक शैतान के बच्चे की वजह से हो रहा है जो गोद में बैठ के दाढ़ी मोड़ गया। कौन? किलेकर। और कौन? जिसने कि मुझे गलत कोड वर्ड बताया। कोड बताते वक्त उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे सही कोड का कोई अंदाजा हो सकता। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। चुने किसने थे कोड, उसने या कालिया ने? दोनों ने। बोलता था कोड नंबर कालिया ने चुना था और कोड वर्ड उसने चुना था। ऐसा क्यों? पता नहीं। क्या कोड नंबर चुना था कालिया ने? गजरे ने सिगार का एक कश लगाया और विस्की का एक घूंट पिया। खलीफा, विमल तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, जो कोड गलत हैं, जो गलत साबित हो चुके हैं, उनके जिक्र में भी नखरे हैं। अरे नहीं भाई, तो बोलते क्यों नहीं? क्या कोड नंबर चुना था कालिया ने? 1 2 3। आजा मौसम है रंगीन, ये तो गाना है। हाँ, कहता था, क्योंकि नंबर की गाने के साथ तुकबंदी थी इसलिए उसे याद रखना आसान था। बात तो ठीक है। वो जो गलत कोड नंबर किलेकर ने तुम्हें बताया था वो 1 2 3 था। हाँ, इस लिहाज से तो असल कोड नंबर भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से याद रखा जा सकता हो। असल नंबर की ऐसे ही किसी और गाने से तुकबंदी होगी, जैसे 10 11 12 13, 13 करूं दिन गिन गिन के इंतज़ार, या 4 5 6। विमल हंसता हुआ बोला, विस्की सोडा मिक्स, 6 7 8, वाई आर यू लेट, 7 8 9, आई एम योर्स यू आर माइन। ऐसा ही कुछ, या अपना या अपने किसी अजीज का बर्थडे या कोई और यादगार दिन, कुछ भी। मतलब जाहिर है कि ये रहा होगा कि कोड नंबर कोई ऐसा हो, उसका कोई ऐसी खासियत हो कि भुलाए ना भूले। अब वो तेरा मुसलमान भाई। विमल के जहन में बिजली सी कौंधी। उसने गजरे की बाकी बात ना सुनी। मुसलमान भाई, जिसने ऐसा कोड नंबर चुना हो सकता था जो कि उसे भुलाए ना भूले। फतेह। अपने मन के उद्गार छुपाने के लिए विमल परे टेलीविज़न की तरफ देखने लगा जिस पर कि उस घड़ी खबरें प्रसारित हो रही थी। किलेकर कहता था, गजरे कह रहा था कि इसी वजह से उसने भी ऐसा कोड वर्ड चुना था जो कि भुलाए न बने। क्या? परमपिता। अब परमात्मा का नाम कहीं भूलता है किसी को? परमात्मा का नाम जीते मरते याद रहता है। खुशी हो तो मुंह से निकलता है, गम हो तो मुंह से निकलता है, प्राण छूट रहे हों तो मुंह से निकलता है, प्राण छूट रहे हों तो मुंह से निकलता है। परम पिता। किलेकर मराठा था। विमल के जहन में फिर बिजली कौंधी। भाई किधर ध्यान है तेरा? गजरे बोला, किधर भी नहीं। टीवी पर कोई खास खबर आ रही है? नहीं। तो गिलास खाली कर और मंगाए। विमल ने आदेश का पालन किया। वेटर की तलाश में गजरे की निगाह इधर उधर भटकी। तभी टेलीविज़न पर उसकी भी निगाह पड़ी, लेकिन वहां से भटकने की जगह
वो वहीं स्थिर होकर रह गई। फिर उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे टीवी में से कोई प्रेत निकलकर बाहर आन खड़ा हुआ हो। विमल ने भी सक पकाकर टीवी पर निगाह डाली। न्यूज़ रीडर की आवाज़ के साथ स्क्रीन पर सुर्खी आ रही थी। कुख्यात डायमंड स्मगलर उमर अजीज दुबई में कोस्टल पुलिस की गोलियों से हलाक। फिर वारदात के ब्यौरे के साथ स्क्रीन पर उमर अजीज की दाढ़ी मूछ विहान और सिर पर घने बालों वाली तस्वीर उभरी। गजरे सिगार पीना भूल गया। उसने यूं विमल पर निगाह डाली जैसे उसके सामने कोई अजूबा बैठा हो। क्या हुआ? विमल बोला। जवाब में गजरे ने हाथ बढ़ाकर विमल की दाढ़ी खींच ली। गजरे, विमल चेतावनी भरे स्वर में बोला। कोई हरकत करने से पहले एक बार मेज के नीचे झांक लेना। झिझकते हुए गजरे ने झुककर मेज के नीचे झांका तो पाया कि विमल के बाएं हाथ में एक हैंड ग्रेनेड मौजूद था। ये हैंड ग्रेनेड फटा तो हम दोनों इकट्ठे जन्नत नशीन होंगे। तू सोहल है? जवाब में विमल ने खाली हाथ से बाएं गाल पर से मस्सा और सिर पर से गंजा विग उतार कर मेज पर डाल दिया। चश्मा उतारकर कोट की जेब में रख लिया। नथुनों में से प्लास्टिक की गोलियां निकालकर ऐश ट्रे में डाल दी और पेशानी पर से सजदे का काला निशान पोंछ दिया। हेलो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। दाद देता हूँ मैं तेरी दीदा दिलेरी की। शुक्रिया। शनिवार से 4 बार मेरे से मिल चुका है। मेरे को दूर दराज का कोई ख्याल तक नहीं आया कि तू सोहल हो सकता था। अब भी इत्तेफाक से टीवी पर उमर अजीज के मारे जाने की खबर न सुनी होती और उसकी असली सूरत की तस्वीर न देखी होती तो? उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। मैं भी हैरान था। वो फिर बोला कि तेरी यहाँ मौजूदगी का कोई हिंट तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा था। मिलता भी कैसे? तू तो नेपाल में मेरी आंख बना बैठा था। आंख सबको देखती है लेकिन खुद को नहीं देख पाती ना। सयाने आदमी हो। तो कालिया की पीठ पर शुरू से ही तू था। उसी पूना सेंट्रल जेल से भी किसी उमर अजीज ने नहीं, तूने निकाला था। ऐसा ही है कुछ कुछ। उसे कंपनी पर क्यों थोपा? वो एक लंबी कहानी है जो कालिया की मौत के साथ खत्म हो गई। कालिया न मरता, किले का दगाबाज ना निकलता तो क्या कालिया के जरिए हेरोइन के व्यापार में तू कंपनी का साझीदार बना रहता? हरगिज नहीं। मैं तो 7 जन्म में नशे के व्यापार का तरफदार नहीं बन सकता। तो बोला ना, वो एक लंबी कहानी है जो कालिया की मौत के साथ खत्म हो गई। लेकिन तू, छोड़ो वो किस्सा। तुम लाख सिर धुन लो, उसकी बारीकी तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। वो खामोश हो गया। हैंड ग्रेनेड के अलावा भी एक बात का ख्याल रखना खलीफा, विमल एकाएक कर्कश स्वर में बोला। महादेवा बार के दरवाजे पर खड़ा है और वो हथियार बंद है। तेरे सारे प्यादे, घोड़े, ऊंट मोटर गैराज के यार्ड में हैं, जिन्हें इल्हाम नहीं हो सकता कि यहाँ हालात क्या करवट बदल चुके हैं। तू मुझे मारेगा? अब तक नहीं मारा तो अब क्या मारूंगा? शनिवार से अब तक मैं तुझे 100 बार मार चुका होता, लेकिन मैं अपने अहद पर कायम हूँ। तू आखिर में मरेगा गजरे। तू आखिर में तब मरेगा जब तू अकेला रह जाएगा, नंगा हो जाएगा, जब तुझे अपने दाएं बाएं कोई दिखाई नहीं देगा, जबकि कंपनी की मेहनती की गद्दी पर गद्दी नशीन होने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय तेरे। क्या मतलब? आखिरकार तो तेरा एक ही मिशन है। क्या मिशन है मेरा? कंपनी की गद्दी खुद हथियाना। तू पागल है। अरे मैं तो कंपनी को ऐसा तबाह करना चाहता हूँ कि पाताल तक उसकी जड़ दिखाई न दे कि वो कहाँ गुम हो गई। मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो कहाँ रखी होगी कंपनी और उसकी गद्दी। गजरे के मुंह से बोलना फूटा। बहरहाल अभी रावण के तमाम सिर नहीं कटे। विमल बोला। अभी पिंगले जिंदा है, उससे पहले तू नहीं मर सकता। मैं तेरे से सुलह करने को तैयार हूँ। अभी क्यों कहता है ऐसा? अभी तो तुझे अभयदान है। जब प्राण गले में अटके दिखाई दे तब सुलह की बात करना। सुलह तो एक तरह से हम दोनों में हो ही चुकी है। तू 100 करोड़ की गुल्लक की बात कर रहा है? हाँ, वो तेरे हाथ नहीं लगने वाली। अभी तक तेरी समझ में आ चुका होना चाहिए कि वो देवाल कैसा आदमी है। तू हिमालय पर्वत को तोड़ सकता है, उसे नहीं तोड़ सकता। जरा आधी रात का तमाशा हो लेने दे, फिर कहना ये बात। मैंने अभी भी यही कहना है, फिर भी यही कहना है और उसके बाद भी यही कहना है। गुल्लक तेरे हाथ नहीं लगने वाली। तेरे हाथ लग जाएगी। तूने वो मसल सुनी है ना खलीफा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगे से तो भीख भी नहीं मिली, शायद बिन मांगे मोती मिल जाए। क्या मतलब? कुछ नहीं। मुझे एक बात बता, तू फर्जी उमर अजीज है या असली सोहल? जो कुछ पैसा वापस हासिल करने के लिए यहाँ हो रहा है
उसमें तू मेरे साथ है या नहीं। मेरी असलियत जान जाने के बाद क्या गारंटी है कि तू मेरे साथ बेईमानी नहीं करेगा, कि सारा माल तू खुद ही हड़प जाने की कोशिश नहीं करेगा। तेरी क्या गारंटी है कि तू कोई धोखा नहीं करेगा। मेरी अच्छी नीयत की सबसे बड़ी गारंटी तो यही है कि मैंने यहाँ परदेश में तेरे लिए गोला बारूद मुहैया कराया है। तो फिर जो होता है होने दे। जब तक हम नेपाल में हैं तब तक तो सुलह समझ घर की घर में देखी जाएगी। मुझे मंजूर है। और सुना, तेरी बीवी का क्या हाल है, तेरे बच्चे का क्या हाल है। विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सुमन वर्मा नाम की उस लड़की का क्या हाल है जो दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम में ट्रंक ऑपरेटर की नौकरी करती है, जो गोल मार्केट के कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तेरी पड़ोसन थी, जो तेरी तरह ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाले अपने फ्लैट को त्याग चुकी है और जो D9 मॉडल टाउन में आजकल तेरी बीवी के साथ रहती है। विमल के सिर से पांव तक ठंडक की लहर दौड़ गई। और तेरी गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की नौकरी कैसी चल रही है, कितनी तनख्वाह मिल जाती है, घर का खर्चा पानी चल जाता है ना तनख्वाह में, या वहाँ भी कंपनी का लूटा पैसा ही काम आ रहा है। शिव नारायण पिपलोनिया की कोठी कैसे हथियाली, किराया भरना पड़ता है या फोकट का माल है। वो कर्जन रोड वाली लेडी डॉक्टर मिसेस कुलकर्णी ने ठीक ख्याल रखा ना जच्चा बच्चा का। नीलम खैरियत से है ना, बेटे का नाम रख लिया या भी रखना है। विमल भौचक्का सा गजरे का मुंह देखता रहा। छूट गए छक्के, गजरे व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। निकल गया दम, हो गए होश फाख्ता। कैसे जाना, वैसे ही जाना जैसे जाना जाता है। गजरे बड़ी शान से बोला। कंपनी की ताकत से जाना। कंपनी अभी इतनी नहीं पिलपिला गई कि छोटे मोटे लोगों की छोटी मोटी बातों की खबर न ले सके। नीलम तुम लोगों के हाथ नहीं आई हो सकती। क्यों भला? वरना तो ग्रेनेड से खौफ ज़दा न होता, वरना इस घड़ी मेरी धमकी में आने की जगह तो मुझे धमका रहा होता। कब से है तू मुंबई में? कब से बात नहीं हुई तेरी दिल्ली में नीलम से? तेरी शक्ल बता रही है कि काफ़ी अरसे से नहीं हुई। फिर तुझे क्या पता कि नीलम हमारे हाथ आई है या नहीं। नीलम हाथ में आ जाने पर तुम लोग खामोश नहीं बैठे रह सकते। तू मुंबई में नहीं था, नेपाल में था। मुंबई में होता तो अब तक हमारे कदमों में लोटा बीवी बच्चे की खैरात मांग रहा होता। बाज आजा कमीने, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुझे अभी नहीं मारना है। गजरे ने जोर का अट्टहास लगाया। विस्की पी, वो बोला। परदेश में गम गलत करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं। और फिर ये ना भूल कि यहाँ हम दोस्त हैं। जब तक तू यहाँ है हम यहाँ हैं, तब तक तेरी बीवी को कुछ नहीं होने वाला। घर की घर में देखेंगे। घर में क्या देखेगा? घर में हम तुझे अपना मीनू शहनशाही पेश करेंगे। हम खिलाएंगे तुझे कोई मुसल्लम आइटम, कोई दो प्याजा आइटम, कोई जल फरेजी आइटम। तेरी ऐसी दावत करेंगे कि बदहजमी सी तेरा दम निकल जाएगा। और फिर हम तुझे 50 करोड़ रुपए का कफन पहनाएंगे। कितना खुशकिस्मत होगा तू जो जन्नत नशीन भी बीवी के औलाद के साथ होगा। बकवास बंद कर कमबख्त। ठीक है, मेरे बोलने से तुझे तकलीफ होती है तो मैं खामोश हो जाता हूँ। बाय द वे, नीलम अभी भी उतनी ही हसीन है जितनी तब थी जबकि मोहम्मद सुलेमान ने उसे पहली बार। दांत किटकिटाते हुए विमल ने उसे गले से पकड़कर झिंझोड़ा। ओके ओके। गजरे ने बड़े नाटकीय अंदाज से दोनों हाथ उठा दिए। विमल ने उसकी गर्दन छोड़ दी। मैं तेरे लिए विस्की का डबल पैंग मंगाता हूँ। विमल खामोश रहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।